Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again another important topic that is related to Limitation Act. In the last previous class of Limitation Act, we have already completed Section 19 that is relating to the acknowledgement. Acknowledgement in the sense of payment of debt. कुछ debt को pay किया गया है या interest in the legacy. Interest on legacy कुछ रुपया लिया और उसका इंटरेस्ट आपने पे कर दिया तो उसके रिगार्डिंग जो है एक्नॉलेजमेंट का क्या यूज है, क्या उसका इफेक्ट रहेगा लिमिटेशन पीरियड पे। आज का हमारा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन। ये हम बात करेंगे एक्नॉलेजमेंट का क्या इफेक्ट होगा जब पेमेंट जो है, पहला तो कह रहा है कि एक्नॉलेजमेंट का क्या इफेक्ट होगा या किसी अदर व्यक्ति ने पेमेंट दी है उसका क्या इफेक्ट होगा। कह रहा है द एक्सप्रेशन एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। जो वर्ड हम एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड वर्ड हमने सेक्शन जो है 19 में भी किया था और सेक्शन 20 में भी किया था, तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। जैसे हमने सेक्शन 19 में किया था ना कि ये वाला वर्ड यहाँ पर है एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, इसमें हमने किया था। उसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन 18 की तो इसमें भी कहते हैं कि एनी प्रॉपर्टी एंड एक्नॉलेजमेंट सच राइट इज क्लेम्ड बाय एनी पर्सन थ्रू हुम ही राइट्स डिराइव्ड, तो ये वाली चीज इसमें निकल के आती है। तो कह रहा है कि जो सेक्शन 20 और 18 और 19 के अंदर जो कंसेप्ट है एजेंट की बात करता है, शेल कह रहा है शेल इन द केस ऑफ ए पर्सन अंडर डिजेबिलिटी, कोई व्यक्ति जो है डिजेबिलिटी में है, डिजेबिलिटी मतलब सेक्शन 9 की डिजेबिलिटी सेक्शन 6 की डिजेबिलिटी, इंक्लूड द लॉफुल गार्जियन, जिसमें लॉफुल गार्जियन भी आएगा, कमेटी भी आएगी, मैनेजर भी आएगा और एन एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड बाय सच गार्जियन। गार्जियन ने कोई एजेंट ड्यूली ऑथराइज किया है या कमेटी ने कोई एजेंट रख दिया है और मैनेजर ने एक्नॉलेजमेंट कर दिया और उसे पेमेंट कर दी हो, तो सेंस में कह रहा है कि कोई एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड है। सेक्शन 18-19 में उन व्यक्ति का ग्रुप बताया गया कि एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड कौन कौन होंगे, कौन कौन हो सकते हैं। कह रहा है कि उनके अंदर शामिल होंगे लॉफुल गार्जियन, कमेटी, मैनेजर और एन एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड बाय सच गार्जियन, या उस व्यक्ति जो एजेंट है वो किसी गार्जियन के द्वारा अपॉइंट किया गया है, किसी कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया गया है, किसी मैनेजर के द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो ये बात इसमें निकल के आई है। अगर हम सेकंड सेक्शन की बेयर लैंग्वेज देखते हैं तो वो क्या कह रहा है कि नथिंग इन दिस सेड सेक्शन रेंडर्स वन ऑफ सेवरल ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टर्स। ये बात कर रहा है ज्वाइंट जो पार्टनरशिप्स होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टनरशिप है या कुछ पार्टनर्स हैं या कुछ एग्जीक्यूटर्स हैं या मोर्टगेजी हैं, जो चार्जेबल है बाय रीजन ओनली ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट साइन की गई है या पेमेंट मेड है बाय और एजेंट एनी अदर और अदर्स ऑफ देम, तो कह रहे हैं उन पर इनका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें एक से ज्यादा व्यक्ति जो है उसमें इंक्लूडेड हैं बट ओनली वन पर्सन एक्नॉलेज कर देता है तो उसकी लायबिलिटी अदर पर्सन पर नहीं होगी। अगर क्लोज थर्ड की हम बात करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ सेट सेक्शन एक्नॉलेजमेंट साइन, जो एक्नॉलेजमेंट साइन किया गया या एक पेमेंट मेड की गई कोई भी लायबिलिटी के रिगार्डिंग और बाय द ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट के एनी लिमिटेड ऑनर, लिमिटेड ऑनर में आप यहाँ पे कह सकते हैं जैसे विडो को पहले क्या था लिमिटेड ऑनरशिप होती थी प्रॉपर्टी की जो हिंदू लॉ में गवर्न था, शैल बी वैलिड एक्नॉलेजमेंट माना जाएगा और पेमेंट मानी जाएगी। है द केस में भी अगेंस्ट रिवर्जनर, रिवर्जनर कौन होते हैं जो सारी प्रॉपर्टी पहले क्या था मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती थी, उस टाइम में हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं आया था और उस टाइम में रिवर्जनर की इंपॉर्टेंस होती थी, तो कहता है उस टाइम में वो सारे के सारे लायबिलिटी उसकी हो जाएगी। फिर कह रहे हैं वेयर लायबिलिटी हैज बीन इनकर्ड, की कोई लायबिलिटी अराइज हुई है और ऑन बिहाफ ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात आती है इसकी मतलब कर्ता की बात आती है। यहाँ पे अगर आप यहाँ एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर लिमिटेड स्टेट की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कर्ता की। कह रहा है कि वेयर लायबिलिटी हैज बीन इनकर्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एज सच एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट जो है ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ने की हो या मैनेजर ने फैमिली की हो, तो ये माना जाएगा कि पूरी फैमिली की तरफ से वो एक्ट किया गया है। तो ये बात कहा गया है सेक्शन 20 के क्लोज 3 में। इसको हम अपने लेवल पर थोड़ा मैं इसको डिटेल में आपको डिस्कस करवाती हूँ कि क्या इसकी और इम्पोर्टेंस है और इसे हमें जो है किस प्रकार से समझना होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं सेक्शन 18 की, सेक्शन 18 बात करता है एक्नॉलेजमेंट है, राइटिंग में होगा, क्या उसका महत्व है,
फिर 19 में हमने बात की कि अकाउंट ऑफ डेट की बात की, और 20 जो कह रहा है, सेक्शन 20 बात कर रहा है कि जो 1890 में जो वर्ड यूज किया गया है, कौन सा, एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड, उसको एक्सपेंड किया गया है यहाँ पर, उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है और उसके अंदर क्या क्या शामिल होंगे वो सारा वर्णन किया गया, कौन कौन से व्यक्ति इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल प्रैक्टिशनर की, फर्स्ट वी टेक द एग्जांपल ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। उससे पहले हम थोड़ा सा अगर एक पॉइंट देखें तो एक इंपॉर्टेंट लाइन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट लिखकर पूछी जा सकती है कि सेक्शन 20 is an explanatory as well as supplementary है। किसका सप्लीमेंट्री है ये, सेक्शन 18 and 19 का। it is not an exception of सेक्शन 18-19। कहने का मतलब है कि ये जो इसमें वर्ड यूज किया गया है ना कि सेक्शन 20 क्या है, सबसे पहली चीज कि सेक्शन 20 जो एक्सप्लेन कर रहा है, सेक्शन 20 जो है वो क्या कर रहा है, इन दोनों की एक्सप्लेनेशन है। इसको सप्लीमेंट भी दे रहा है कि कौन कौन वर्ड उसमें ड्यूली ऑथराइज्ड में कौन कौन इंक्लूडेड होंगे। इसको आप एक्सेप्शन की फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। ये साफ तौर पे बात कर रहा है कि इफेक्ट क्या होगा एक्नॉलेजमेंट का बाय अनदर पर्सन, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट बाय अदर पर्सन, ये बात इसमें कही हुई है। ये बात जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम बात करते हैं कि ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट में कौन कौन आएगा, कौन कौन से वर्ड ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट में इंक्लूड होंगे, हम अगर बात करें ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, अगर हम सबसे पहले बात करें जो इसमें क्लोज में दिया हुआ है, सबसे पहले बात आता है लॉफुल गार्जियन की। सबसे पहले किसकी बात निकल के आती है, लॉफुल गार्जियन कौन होगा। तो ये बात कर रहा है नॉट लिमिटेड टू ए गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। ये लिमिटेड नहीं है कि जो कोर्ट ने अपॉइंटेड कर दिया वही लॉफुल गार्जियन होगा। अपॉइंटेड बाय द कोर्ट की बात हो रही है, ये सिर्फ वही नहीं आता। इसमें क्या है, अदर पर्सनल लॉ, अदर पर्सन कैन ऑल्सो बी ए गार्जियन, अदर पर्सन कैन ऑल्सो बी अ गार्जियन। कौन से व्यक्ति, अपॉइंटेड और मेंशन्ड अंडर पर्सनल लॉ। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो आप किसका एग्जाम्पल ले सकते हो, यहां पर जो नेचुरल गार्जियन होते हैं उसका आप अच्छे से यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हो। द फर्स्ट वर्ड इज यूज्ड लॉफुल गार्जियन। अगर हम बात करें सेकंड वर्ड की, जो सेकंड वर्ड इसमें इंक्लूड किया गया है कि लॉफुल गार्जियन के अलावा कुछ और वर्ड्स भी तो हमने सेक्शन 20 में डिस्कस किए हैं। व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट टर्म्स और वर्ड्स, दैट इज सबसे पहला लॉफुल गार्जियन, फिर कोई कमेटी है। अगर हम बात करते हैं कमेटी की, कमेटी भी जो है एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मैनेजर, हु मैनेज, जो मैनेज करता है वो भी इसकी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्लोज फर्स्ट।
अगर इसके साथ साथ हम क्लोज फर्स्ट में कुछ और वर्ड्स भी इंक्लूड करते हैं, सम अदर पर्सन कैन ऑल्सो बी ए गार्जियन। कौन कौन से? द फर्स्ट इज लीगल प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। अगर कुछ एक्नॉलेज करता है वो वैलिड माना जाएगा। सेकंड, अगर हम पॉइंट की बात करें, कोई भी अटर्नी है, अटर्नी है यानी कि कोई भी वकील वगैरह आप कह सकते हो, जो अपने पार्टी के बिहाफ में कुछ एक्नॉलेजमेंट करता है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं इसके अंदर, ऑफिसर असाइनी इज नॉट, ऑफिसर असाइनी इज नॉट officer assignee is not a lawful, not a agent। जो इसमें ड्यूली ऑथराइज्ड है उसमें एजेंट की कैटेगरी में वो नहीं आएगा। अटर्नी हो गया इसके अंदर। फिर इसके अलावा और कौन कौन से व्यक्ति जो है इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे? विच पर्सन्स आर नॉट गार्जियन। अगर हम उसकी बात करें, which persons are not guardian। कौन से व्यक्ति गार्जियन नहीं, सॉरी ड्यूली अथराइज नहीं होंगे? आर नॉट एजेंट। कौन से व्यक्ति होंगे जो एजेंट नहीं होंगे? सबसे पहले चीज कि अगर ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टर्स है, या हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, या हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, या हम यहां पर कोई एग्जीक्यूटर्स की बात करते हैं, या हम मॉर्टगेजेस की बात करते हैं। अब मान लो ज्वाइंट ओनर्स हैं, ए है, बी है और सी है। तीनों ने ज्वाइंटली एक कॉन्ट्रैक्ट लिया फॉर ब्रिज, ब्रिज के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब इसमें से ए एक्नॉलेज कर देता है, ए एक्नॉलेज अगर कर देता है तो बी और सी उसकी उस एक्नॉलेजमेंट के लिए लायबल नहीं होंगे। लाइक दिस पार्टनर इफ एक्नॉलेजेस द अदर पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर दैट एक्नॉलेजमेंट। इसी तरह से एग्जीक्यूटर और मोर्टगेजी, मोर्टगेजी को आप कैसे समझोगे? जैसे मान लीजिए ए है कोई व्यक्ति, इसकी ये वाली एक प्रॉपर्टी है, इसने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को मोर्टगेज किया, बी को भी, सी को भी, डी को भी। अगर एक के बिहाफ में कोई एक्नॉलेजमेंट, एक अगर कोई बिहाफ में एक्नॉलेजमेंट कर देता है तो बाकी जो है उसके लिए लायबल नहीं माने जाएंगे। यही बात कर रहा है क्लोज 2। अगर हम बात करते हैं क्लोज 3 की, अगर हम क्लोज 3 कहते हैं, आपने ना एक वर्ड देखा होगा इसमें ओनली, क्लोज 2 में जो ओनली वर्ड है उसका क्या रोल है? ओनली जो है इसका मतलब ये है कि ओनली वर्ड ओनली डिस्क्राइब्स, ओनली वर्ड ओनली डिस्क्राइब्स, जो ये ओनली वर्ड है ना इसमें 20 क्लोज 2 में, ओनली डिस्क्राइब्स द लायबिलिटी, ओनली डिस्क्राइब्स द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन, जिसने एक्नॉलेज किया, द पर्सन एक्नॉलेज। 20 का क्लोज 3 कहता है कि अगर कोई लिमिटेड ओनर है, लिमिटेड ओनर मान लीजिए विडो, पहले क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट से पहले उनको कोई राइट्स नहीं थे, या करता है, वो क्या कर सकता है? ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स क्या कर सकता है? वो कैन एक्नॉलेज,
एंड बाइंड्स अदर्स, तो दूसरों के लिए बाइंड भी करेगा, दूसरों को उन्हें चीज माननी पड़ेगी। तो एक तरीके से जो इम्प्लाइड एजेंसी की बात है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिमूव हो जाती है। एम्प्लॉयड एजेंसी नहीं मानी जाएगी। एम्प्लॉयड एजेंसी यहाँ पर क्या हो गया है, अगर एम्प्लॉयड एजेंसी की हम बात करें तो वो यहाँ पर डिस्कस नहीं होगा। अगर हम नेक्स्ट एक पॉइंट की बात करें कि अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप बिजनेस है, इफ ए acknowledge on behalf of or in the course of partnership business, then it acknowledges, then it means knowledge the complete firm, तो सभी उसमें लाइबल हो जाएंगे। यही था हमारा सेक्शन 20। इससे बाहर ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो अगर आप सेक्शन 20 की बात करते हो नॉर्मल सेंस में, तो ये पर्सनल लायबिलिटी को अराइज करता है, न कि ज्वाइंट लायबिलिटी को ये अराइज करता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और फर्दर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।